हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9.5। ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए वाटर इज 1.33। कंसिडर द बल्ब टू बी ए पॉइंट सोर्स। यहाँ पे आपको क्लियरली बोला गया है कि बल्ब को आपको पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट करना, मतलब कि बल्ब एक पॉइंट सोर्स की तरह यहाँ पे आपको देखना है बल्ब को। ठीक है, पहले तो यहाँ पे टैंक बना देते हैं जिसके अंदर पानी भरा है। सो मान लो कि ये टैंक है जिसके अंदर पानी भरा है 80 सेंटीमीटर की डेप्थ तक। मतलब कि मान लो कि ये टैंक है और यहां तक हमने पानी भर दिया है। ठीक है, यहां तक पानी भर भर दिया है। अभी ना ये पूरा मतलब पानी से बताने की जरूरत नहीं है, मतलब इसमें पानी है ऐसा अज्यूम कर लो। मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखा है लेकिन अज्यूम कर लो कि यहाँ पे पानी है। ठीक है, पानी हमने भरा है। अभी यहाँ कहीं पे मैं एक पॉइंट सोर्स लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नीचे बल्ब, जो हमारा बल्ब है। तो यहाँ से दो रे निकले, वैसे तो बहुत सारे रे निकलेंगे लेकिन यहाँ से मतलब कि जिस तरीके से ऐसे रे निकलते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको बोला गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच द लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। तो यहाँ से लाइट बाहर निकलती है, वो कितना एरिया में से निकलती है, वो एरिया आपको यहाँ पे पता करना है। तो थोड़ा अच्छे से यहाँ पे इसको दिखाते हैं। मान लो कि जो एरिया बन रहा है इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। एक सर्कल ही ले लेते हैं यहाँ पे। सो ठीक है, अज्यूम दैट इतना एरिया बन रहा है जहां से वो लाइट निकल रही है ना। तो पानी के ऊपर, पानी की सरफेस पे इतना एरिया बन रहा है। ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं और मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं। सो कहानी कुछ ऐसी बनेगी, ये पॉइंट सोर्स से निकला है। ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी। मान लो कि जो एरिया यहां पे बना है उसकी रेडियस जो भी है वो रेडियस स्मॉल आर है। अज्यूम कर लेते हैं वो रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, और यहां से मैं सेंटर से ये हाइट जो भी है इसको अगर मुझे दिखाना है तो मैं इसको कितनी दिखा सकता हूं? तो डेफिनेटली जहां तक पानी भरा है उतनी हाइट होगी इसकी, है ना। तो जहां तक पानी भरा है, पानी कहां तक भरा है? तो 80 सेंटीमीटर तक। तो अल्टीमेटली ये जो हाइट है ये 80 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, जिसको हम एच बोल देते हैं, लेट्स से इट इज एच। तो इसको हम मान लेते हैं कि इट इज एच। ठीक है, तो मतलब कि ये एच है। अच्छा ठीक है, चलो तो यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। यहाँ से ये जो दूरी है ये हमारे लिए रेडियस बन जाएगी। जितने एरिया में से वो निकल रहा है, लाइट बाहर आ रही है, उतने एरिया की रेडियस हो जाएगी ये स्मॉल आर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपको देखने वाली बात ये निकल के आती है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे बल्ब में से जो रेज निकलेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो भी एंगल होगा, जो भी एंगल होगा, अगर मान लो कि यहाँ से जो भी एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली वो रेज ना, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बन जाएगा। मतलब कि ये रेज जो भी है वो ऐसे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो वहां पे हम ये नहीं बता सकते कि भाई रे बाहर निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि एक्सट्रीम केस मान लेते हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट, तो वो एरिया जो भी है वो एक्सट्रीम केस में बन रहा है। तो ऐसे केस में ये जो एंगल होगा ना, ये जो एंगल यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल वो इंसिडेंट एंगल हमारे लिए होगा अल्टीमेटली, क्योंकि वो पानी के मीडियम में से एयर वाले मीडियम में जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आखिरी, मतलब कि एक्सट्रीम कंडीशन मान लेते हैं तब, तो ये जो एंगल होगा वो मान लेते हैं कि वो क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर एंगल ये हुआ तो डेफिनेटली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना। तो इससे ज्यादा एंगल हम नहीं कंसीडर कर सकते, तो एक्सट्रीम केस में हम ऐसा मान लेते हैं कि ये एंगल है क्रिटिकल एंगल के बराबर। अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो डेफिनेटली ये भी क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, है ना। अगर ये क्रिटिकल एंगल हुआ तो यहां पे भी ये क्रिटिकल एंगल आई सी हो जाएगा, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं, सॉरी आई बाय सी नहीं, इट इज आई सी। समझ में आई बात? नहीं तो क्या होगा, यहां से ये रे निकला है, यहां पे अगर क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल अगर ज्यादा है, ऐसा केस अगर यहां पे हम कंसिडर करते हैं तो डेफिनेटली यहां पे वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब कि वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है तो हमें पता है, क्रिटिकल एंगल पे एक्चुअल में
ये रिफ्रैक्शन एंगल जो भी है वो 90 डिग्री का हो जाता है, मतलब कि रेज इस तरीके से मतलब कि ट्रैवल करेंगे, फिर मतलब कि 90 डिग्री का रिफ्रैक्शन एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये जो आखिरी एंगल है वो है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, वो है क्रिटिकल एंगल। इतने एंगल पे मतलब कि इससे ज्यादा एंगल इंसिडेंट एंगल नहीं बन सकता है यहाँ पे, नहीं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बन जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे ये सोच भी नहीं सकते कि भाई वो लाइट सरफेस में से बाहर आएगी, कितने एरिया में से बाहर आएगी, हमें दिखेगा ही नहीं, बाहर आती नजर ही नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने ये एक्सट्रीम केस मान लिया है। तो ऐसे केस में ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको पूछ रहा हूं, भाई व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ 10 IC। क्या मैं यहां से 10 IC की वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं यहां पे 10 IC की वैल्यू, क्या मैं सामने वाली डिवाइड बाई पास वाली मतलब कि R अपॉन H लिख सकता हूं? क्योंकि मुझे वो एरिया निकालना है तो डेफिनेटली आई नीड द वैल्यू ऑफ R। ठीक है, मुझे यहां पे R की वैल्यू चाहिए, तभी मैं इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर करके मैं उसको निकाल सकता हूं। तो इसके लिए मुझे यहां पे R की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये R पता करना है, इसके लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। सो यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि R इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट H टाइम 10 IC, है ना, H टाइम 10 IC। ठीक है, तो इसको हम रिजल्ट नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक, चलिए H तो हमें पता है तो उसकी वैल्यू बाद में प्लेस कर देंगे। अच्छा, अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या आपको यह नहीं पता है कि भाई मान लेते हैं कि यहाँ पे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है, जिसको हमने 1.33 बोला है, 1.33 दिया ही गया है और हम लेंगे भी 1.33। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हमने N अज्यूम किया है, जिसकी वैल्यू 1.33 है। क्या आपको ये पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंसिडेंट एंगल के साथ क्या रिलेशन है? याद करो, हमने थियरी में देखा है N इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन IC। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन IC। तो यहां से हमें साइन IC की वैल्यू डेफिनेटली मिल सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि साइन IC इज नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन N। ठीक है, तो यहां पे साइन IC की वैल्यू हम लिखेंगे, ये पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, 1.33 मतलब कि 4/3 होगा ना, इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको 4/3 लिख सकता हूं। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला गया न्यूमरेटर में, तो भाई यहां पे साइन IC की वैल्यू कितनी लिख सकता हूं मैं, 3/4 लिख सकता हूं। ठीक है, तो साइन IC की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 3/4। अभी हम बनाएंगे ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल से हमें बहुत सारी चीजें यहां से पता चलने वाली है। ठीक है, तो ये बना हमारा ट्राइंगल, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मुझे R चाहिए तो मुझे डेफिनेटली 10 IC की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मान लो कि ये हमारा IC एंगल है, सॉरी ये पेन चूज करना पड़ेगा। मान लो कि ये एंगल हमारा IC है। अच्छा, अभी ध्यान से देखिए, साइन की वैल्यू हमारे पास कुछ आई 3/4। साइन का मतलब होता है सामने वाली डिवाइड बाय हाइपो, मतलब कि ये 3/4। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास 3/4 आई, तो ये हो जाएगी अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मतलब कि 16 एंड 3 स्क्वायर मतलब कि 9। 16 माइनस 9 ये हो जाएगा 7। तो ये कुछ वैल्यू हमारे पास ये वाली साइड अंडर रूट 7 की आएगी। तो यहां से हमें 10 IC की वैल्यू मिल सकती है। क्या मैं 10 IC यहां पे लिख सकता हूं, सामने वाली डिवाइड बाय पास वाली मतलब कि 3/√7? डेफिनेटली लिख सकते हो। सो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 3/√7। ठीक है, चलिए तो अब सारी वैल्यू हमारे पास सेट हो चुकी है, मतलब कि अब हम यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि फ्रॉम द रिजल्ट 1 हमें 10 की वैल्यू मिल चुकी है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H जो यहाँ पे सेंटीमीटर में है 80 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिखूंगा 0.80 मीटर इंटू 10 IC जो होगा 3/√7। ठीक है, इसको जरा अच्छे से लिखते हैं तो ये हो जाएगा 80 या फिर 8/10, और इसको 8 3 24 ही कर दो, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई √7, सॉरी 10 टाइम्स √7। ठीक है, तो इट इज 10 टाइम्स √7, इतनी रेडियस हमारे पास आएगी। तो जितने एरिया में से वो लाइट बाहर आ रही है, इमर्ज हो रही है, उतना एरिया कितना होगा, जो सर्कल बना है उसका एरिया होगा πr² के बराबर, मतलब कि 3.14 इंटू यहाँ पे हम लिखेंगे 24 डिवाइड बाई 10 टाइम्स √7 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर कुछ इतना मिलेगा, कितना, सो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 2.5837 समथिंग, 2.5837 समथिंग। इसको अप्रोक्सीमेटली हम 2.6 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली इट इज 2.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतने एरिया में से वो लाइट बाहर इमर्ज होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.6, देखो क्या बोला गया है यहाँ पे,
A prism is made of glass of unknown refractive index. A parallel beam of light is incident on a face of a prism. The angle of minimum deviation is measured to be 40 डिग्री. यहाँ पे मिनिमम डेविएशन मतलब कि डेल्टा एम आपको दिया गया है, ठीक है, इज टू बी 40 डिग्री. व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म. पहला क्वेश्चन पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, वो आपको यहाँ पे पता करना है, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछ ले कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा. चलिए उसके बाद आगे बढ़ो. व्हाट नेक्स्ट द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री. रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज मतलब कि प्रिज्म के लिए यहाँ पे हमें प्रिज्म एंगल यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है. इफ द प्रिज्म इज प्लेस इन वाटर मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब 1.33 होगा. प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ द मिनिमम डेविएशन ऑफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट. मतलब कि उसी प्रिज्म को अगर हम वाटर के अंदर रखते हैं तो अब यहाँ पे कहानी क्या बनेगी, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे पता करना है. तो देखो कितनी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है, जितनी चीजें दी गई है उसको यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. तो चलिए पहले तो इस्तेमाल करते हैं जो सारी चीजें हमें दी गई है. तो पहले तो हमें यहाँ पे प्रिज्म एंगल दिया गया है, दैट इज ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री इट इज गिवन 60 डिग्री. देन आफ्टर डेल्टा एम इज गिवन, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू 40 डिग्री. सही है. चलो यहाँ पे 60 डिग्री बहुत छोटा एंगल नहीं है, मतलब कि ये थिन प्रिज्म नहीं है. तो ऐसे केस में ना हम वो वाला जो फाइनली हम लास्ट में डिराइव किए थे ना, वो वाला फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. नहीं यहाँ पे मैंने राइट किया, मतलब कि ये इस्तेमाल नहीं करना है, ये वाला नहीं इस्तेमाल कर सकते. कौन सा वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है. एन इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू. तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है. तो पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. तो हमारे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू एयर, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि यहाँ पे आपको उसके बाद पानी में भी रखना है. तो पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं. तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर, सो एन विथ रिस्पेक्ट टू एयर. जी हाँ भाई, तो ये कितना होगा, एन इज इक्वल्स टू, सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे ना, सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, या फिर मैं इसको ना एन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इस तरीके से मैं इसको लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे, ठीक है. तो साइन ए प्लस डेल्टा एम या फिर डेल्टा एम प्लस ए, जो भी फॉर्मूला आप सीधा लिखो उल्टा लिखो क्या फर्क पड़ता है, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू, ठीक है. चलो सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो भाई. ए भाई यहाँ पे वैल्यू प्लेस करो भाई. हाँ तो भाई कितनी वैल्यू हुए, डेल्टा एम है 60, ए है 40, 60 40 कितना हो जाएगा 100, 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा भैया 50. तो ये हो जाएगा साइन 50 डिग्री डिवाइड बाई ये ए की वैल्यू 60 प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है. चलो साइन 50 डिवाइड बाई साइन 30, साइन 50 की वैल्यू रफली 0.7660 आती है. तो 0.7660 डिवाइड बाई साइन 30 हमें पता है 0.5 आती है ना. तो आप इसको डिवाइड वगैरह करोगे तो आपको कुछ ये आंसर निकल के आएगा 1.532, 1.532 सॉरी 532, ठीक है. तो इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जिस मटेरियल में से वो प्रिज्म बनाया गया है. अभी आपको क्या बोला गया है, अभी आपको यह बोला गया है कि अगर मान लो कि यही प्रिज्म को अगर हम वाटर के अंदर प्लेस करते हैं और वही पैरेलल बीम को इस्तेमाल करते हैं, तो अब यहां पे मिनिमम डेविएशन कितना होगा उस पैरेलल बीम के लिए, उसी पैरेलल बीम के लिए यहां पे मिनिमम डेविएशन कितना होगा, मतलब कि डेल्टा एम आपको निकालने को बोला गया है. इसको बोलेंगे डेल्टा एम डैश, नया डेल्टा एम, ठीक है. तो इसको हम डेल्टा एम डैश बोल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है. लेकिन यहां पे आपको उसको पानी में रखने को बोला गया है ना. तो यहां पे पानी में रखने को बोला गया है, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर होगा ये, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, क्लियर. दैट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला वही साइन डेल्टा एम, मान लो कि वो नया है, डेल्टा एम डैश जिसको हम डैश बोल देते हैं, प्लस ए डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू. देखो इससे प्रिज्म एंगल थोड़ी ना चेंज होता है, पानी में रखने से क्या प्रिज्म एंगल भी चेंज हो जाता है, ऐसा कहां से पढ़ के आए चलो तो इट इज एन जी ए डिवाइड बाई, इसको मैं लिख सकता हूं एन डब्ल्यू
ए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए, या फिर इसको सिर्फ ए लिखने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है ना, तो एन जी बाई एन डब्ल्यू वाटर, ठीक है। ये सीधा पॉइंट है भाई, एन टू वन इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन, तो एन जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एन जी बाई एन डब्ल्यू। चलो तो यहाँ पे सारी वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी हमें, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे साइन है ना, हाँ जी, तो ये साइन यहाँ से इसको तो निकाल नहीं पाएंगे, तो डेल्टा एम डैश प्लस ए की वैल्यू तो 60 डिग्री है, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई, इसको हम निकाल पाएंगे क्योंकि ए 60 है, तो 60 डिवाइड बाई 2 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करो। यहाँ पे एन जी हमने अभी फिलहाल निकाला ये वैल्यू, ठीक है, तो उसको यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये 1.532 डिवाइड बाई वाटर, तो ये भाई 1.33 होता है। चलिए दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइन डेल्टा एम डैश प्लस 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन 30 कितना होता है भाई, तो ये 0.5 हो जाएगा, ये भाई ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0.5 को यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये साइन डेल्टा एम डैश प्लस 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1.532 डिवाइड बाई 1.33, ठीक है। चलो तो पहले तो ये वैल्यू को कंप्यूट करते हैं हम लोग, तो पहले ये वैल्यू को कंप्यूट करेंगे, 0 पॉइंट कितना आएगा, चलिए पता करते हैं। तो ये वैल्यू हमने कितनी कंप्यूट की, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे कंप्यूट की साइन ऑफ डेल्टा एम डैश प्लस 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट समथिंग 5759, 0.5759, ठीक है। मतलब कि मैं यहां से इसको डेल्टा एम डैश प्लस 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं इसको साइन इनवर्स 0.5759, ठीक है। देखो साइन 30 पे 0.5 आती है, तो इसके करीब करीब हम इसको अप्रोक्सीमेटली साइन 35 बोलेंगे। सो ये डेल्टा एम डेक्स प्लस 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे लिए अप्रोक्सीमेटली 35 डिग्री, ठीक है, करीब करीब। तो 35 टू जा 70 हो जाएगा, तो डेल्टा एम डेस प्लस 60 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू नियर अबाउट 70 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इट इज 35 तो 70। तो ये हमें डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की नई वैल्यू 70 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 10 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री के बराबर हमें मिलेगी, ठीक है। सो नियर अबाउट 10 डिग्री हमें आंसर मिलेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर मिनट में जाना है तो आप जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9.7, देखो क्या बोला है, डबल कॉन्वेक्स लेंसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। यहाँ पे आपको डबल कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 विथ बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर एक मैन्युफैक्चर करके दिया। ओके, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पे हमें एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस की दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आपको दी नहीं गई है, इतना बोला गया है कि दोनों सेम है, ठीक है, दी नहीं गई है, सेम है ऐसा बोला गया है। मतलब कि इस तरीके से इसको बनाया गया है ताकि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको सेम नजर आए, ठीक है। और आपको यहाँ पे उसकी फोकल लेंथ कितनी मिलनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ मुझे 20 सेंटीमीटर चाहिए तो भाई ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे कितनी रखनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि अल्टीमेटली मुझे एक लेंस ऐसा बनाना है, जो मटेरियल मुझे यहाँ पे ग्लास यूज करना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55, ऑब्वियसली लेंस बनाना है तो ग्लास से बनाएंगे, ठीक है। तो ये 1.55 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास हम यूज करेंगे, और उसको मतलब कि उस तरीके से काटेंगे ताकि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतनी होनी चाहिए, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होनी चाहिए और उतनी होनी चाहिए ताकि वो हमें फोकल लेंथ कितनी देता है, फोकल लेंथ दे दे हमें 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उस तरीके से हमें आर चूज करना है, ठीक है। तो आर पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर कैसे पता करेंगे, तो भैया लेंस बनाना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस मेकर का फॉर्मूला, सीधी सी बात है ना। अगर मुझे लेंस बनाना है तो लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए तो फ्रॉम द लेंस मेकर फॉर्मूला, फ्रॉम द लेंस मेकर फॉर्मूला, एक्चुअली लेंस मेकर्स फॉर्मूला,
देखो मैं क्या लिख सकता हूं, 1/f दैट इज इक्वल्स टू, याद करो, n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। यहां आपको बोला गया है दोनों साइड ऐसे कॉन्वेक्स होनी चाहिए। तो अगर मैं इसकी रेडियस r1 लेता हूं तो ये वाली जो कर्वेचर है, ये वाला जो कर्वेचर शेप है, इसकी रेडियस हम क्या लेंगे, तो इसकी हम r2 लेंगे। ठीक है, और आपको बोला गया कि दोनों कर्वेचर की रेडियस सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे इन दोनों की r होनी चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव है तो दूसरी हमें नेगेटिव लेनी है ना। तो यहाँ पे हम सारी चीजें प्लेस करेंगे, और ये जो लेंस है उसके लिए n1 मतलब कि एयर मीडियम होगा, n2 मतलब कि उसका खुद का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा, तो n1 1 प्लेस करेंगे। और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो हमें पता है कि उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव आती है ना। आप इसको अगर प्लेस करोगे तो इसका फोकस कहीं यहाँ पे आएगा, तो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे होगा उसी डायरेक्शन में हम इसकी ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो पॉजिटिव आएगी। ठीक, चलिए तो सारी वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो हाँ, यहाँ पे हमें फोकल लेंथ कितनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर, मतलब कि मुझे यहाँ पे प्लस 20 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्लस 1/20 दैट इज इक्वल्स टू n2 मतलब कि ये जो मटेरियल यूज होगा ग्लास, उसका यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दैट इज 1.55, n1 मतलब कि एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दैट इज 1। दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, लेकिन एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, माइनस 1/r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20 दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.55 मल्टीप्लाई बाय ये 1/r प्लस 1/r मतलब कि ये 2/r हो जाएगा। ठीक है, 2/r, सो ये 2/r। सो यहां से r की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, तो r इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.55 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 20। ठीक है, चलो तो यहां पे देख लेते हैं कि आंसर क्या निकल के आता है। सो आंसर हमारे पास आया 22 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर इज 22 सेंटीमीटर। सो इट इज 22 सेंटीमीटर। तो इतनी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9.8 देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। आपको बोला गया ए बीम ऑफ लाइट converges at a point P. Now a lens is placed in the path of convergent beam 12 centimeter from P. At what point does the beam converge if the lens is a convex lens of focal length 20 centimeter and a concave lens of focal length 16 centimeter? चलिए समझते हैं इसको। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट ए पॉइंट P, मतलब कि एक लाइट का बीम है जो यहाँ पे पॉइंट P पे कन्वर्ज हो रहा है ना। तो मान लेते हैं कि भाई मान लो कि ये वाला एक बीम है, वो पॉइंट P के ऊपर कन्वर्ज हो रहा है, मतलब कि पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो पॉइंट P यहां से मतलब कि आप इस तरीके से बता सकते हो, ये एक्सिस को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये हुआ हमारे लिए पॉइंट P। ठीक है, और ये लाइट बीम आया और ऐसे इस तरीके से पॉइंट P के ऊपर मिट कर रहे हैं। अभी हमें ऐसा बोला गया है कि आइडियली ये होना चाहिए। ठीक है, अभी हमें ऐसा बोला गया है कि भाई अगर बीच में इसके रास्ते में अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दे, एक बार कॉन्वेक्स लेंस बोला है, दूसरे क्वेश्चन में आपको कॉनकेव लेंस बोला है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा देता हूँ, जैसे कि मान लो कि मैंने ये लगा दिया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो मैंने ये कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो अब क्या होगा, क्योंकि अब ना ये कॉन्वेक्स लेंस जो भी है वो इसको और ज्यादा कन्वर्ज करेगा, तो मतलब कि वो P पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ही यहां पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो अभी कहानी ये बनेगी कि भाई अभी ना ये यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां पे कहीं पे कन्वर्ज हो गया। ठीक है, यहां कहीं पे कन्वर्ज हो गया, मतलब कि यहां पे इनकी फाइनल इमेज बनेगी। तो घटना ये घटी। ठीक है, बीच में लेंस को रखने के कारण पहले ना वो P पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे थे, अभी यहां पे कन्वर्ज हो गए, मतलब कि यहां पे इंटरसेक्ट कर गए, तो यहां पे इनकी फाइनल इमेज बनी।
और आपको क्या बोला गया, आपको ये बोला गया कि भाई ये जो कॉन्वेक्स लेंस रखा गया ना, ये कॉन्वेक्स लेंस भाई ये पॉइंट पी से 12 सेंटीमीटर की आपको बोला गया है। नाउ अ लेंस इज प्लेस इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जन बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, मतलब कि पी से 12 सेंटीमीटर यहां पे हमें दिया गया है, पी से 12 सेंटीमीटर, है ना। तो पी से 12 सेंटीमीटर मेरे लिए तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। सर ये थोड़ी ना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो कहीं और होगा ना, वहां से ये बीम आ रही। भाई क्या है कि हमें यहाँ पे अगर बीच में हम इसको रखते हैं तो हमें ये पी से डिस्टेंस दिया गया है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है ना। तो ऐसा आप समझ लो कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो मतलब कि मेरा ऑब्जेक्ट वर्चुअली यहाँ पे है और इसमें से रे निकल रही है और यहाँ कहीं पे हमें मिल रही है, बातें ये है, ठीक है। तो हमारे लिए आप देखोगे तो यहाँ पे वैसे तो ऑब्जेक्ट यहां पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आता है, लेकिन फ्रॉम द साइन कन्वेंशन यहाँ पे माइनस से प्लस जाते हैं, ये सॉरी नेगेटिव सॉरी लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगी। और आप अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को वर्चुअल ऑब्जेक्ट को पॉइंट पी के ऊपर मानेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करूंगा तो डेफिनेटली इट इज इन द डायरेक्शन ऑप्टिकल सेंटर से पी की ओर, मतलब कि ये डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा और वही डायरेक्शन है यहाँ पे इंसिडेंट रे की, है ना। तो दोनों सेम, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव मिलेगा, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव मिलेगा। डेफिनेटली इसका फोकस यहीं पे होगा, मतलब फोकल लेंथ भी यही डायरेक्शन में मेजर की जाएगी। तो भले ये कॉन्वेक्स लेंस है लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे नेगेटिव नहीं मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम इसी को मानेंगे, यही हमारे लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्योंकि भाई यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस दिया गया है वो यहाँ पे पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में दिया गया है ना। तो इसके लिए ये केस नंबर ए है। तो इसके लिए हमारे पास u क्या है, तो भैया u है +12 सेंटीमीटर, +12 प्लस क्यों, क्योंकि हम ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मानते हैं, ये जो पॉइंट पी है वो हमारे लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। तो हम ऑप्टिकल डिस्टेंस से ये डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे और इंसिडेंट रे भी लेफ्ट टू राइट ही है, इसलिए ये पॉजिटिव, ठीक है। तो +12 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कितनी, तो भैया फोकल लेंथ होगी ये +20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो तो हमें क्या पूछा है, एट वॉट पॉइंट डज द बीम कन्वर्जेस इफ द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ इतनी फोकल लेंथ जो हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है, ठीक है। तो मतलब कि अल्टीमेटली एट वॉट पॉइंट बीम इज कन्वर्ज, ठीक है। तो कन्वर्ज मतलब कि यहाँ पे कहाँ पे वो बीम कन्वर्ज होगा अगर बीच में ये लेंस को रख दिया जाए, मतलब कि अल्टीमेटली आपको इमेज डिस्टेंस यहाँ पे पता करने को बोला गया है। मान लो कि यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो v डिस्टेंस पे हो रही है, सो अल्टीमेटली यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द v। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं सीधा रिलेशन, फोकल लेंथ v एंड u का सीधा रिलेशन 1/f इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u होता है, 1/v माइनस 1/u, मतलब कि यहां से मैं 1/v की वैल्यू 1/f प्लस 1/u लिख सकता हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, +20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, +12। यहां से एलसीएम वगैरह ले लो तो मुझे लगता है कि 60 एलसीएम निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 12×5, ओके। तो 5 + 3 ये हो जाएगा 8/60, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस हमें 8/60, मतलब कि हमें ये v की वैल्यू जो भी है वो 15/2 मिले, सॉरी ये 1/v की वैल्यू है। तो दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू ये 15/2, ठीक है। तो ये 15/2 मतलब कि ये हमें 7.5 सेंटीमीटर मिलेगा। तो मतलब कि ये बीम कहाँ पे, बीच में कॉन्वेक्स लेंस रखने के कारण बीम कहाँ पे कन्वर्ज होगा, तो बीम 7.5 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर से, जहां पे हम ये लेंस को रखे वहां से ऑप्टिकल सेंटर से वो उसके ऑप्टिकल सेंटर से 7.5 सेंटीमीटर पे हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो लेंस से ये इतना डिस्टेंस, अगर आपको पी से डिस्टेंस पूछते हैं तो 12 में से 7.5 को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा स्पेसिफिकली आपको बोला नहीं है कि पॉइंट पी से निकालना है कि नहीं निकाला, कि कहां से निकाला। तो मैं यहाँ पे लेंस के रिस्पेक्ट में लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस 7.5 लिखूंगा, ठीक, क्लियर यहां तक। चलिए तो अभी दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर दे देते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि कॉन्केव लेंस और फोकल लेंस 16 सेंटीमीटर, अगर बीच में कॉन्केव लेंस ले लिया जाए तो क्या होगा, आंसर क्या निकल के आएगा। कॉन्केव लेंस को अगर हम यहाँ पे प्लेस कर दे इसकी जगह पे, तो अब हमें यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, ठीक है। चलिए तो वो भी पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहानी तो सेम ही बनेगी, मतलब कि वही दो रे यहाँ पे
हम कंसिडर करते हैं वो पूरा बीम को शो करते हैं वैसे तो ये है कहानी, ये है कहानी। यहाँ पे इस तरीके से हम मान लो कि एक दूसरे को यहाँ पे मिट किए, ठीक है। चलो तो यहाँ से ये हमारी एक्सिस को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो ये थोड़ा सा शोर शराब आपको सुनाई देगा थोड़ा सा, चलो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ से हमने इसको इस तरीके से प्लेस कर दिया, ये एक्सिस है और एक्चुअल में इस तरीके से वो कन्वर्ज हो रहे हैं किसी पॉइंट पी के ऊपर। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस को प्लेस करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉनकेव लेंस को प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये कॉनकेव लेंस मैंने प्लेस कर दिया, बहुत बढ़िया। तो अब हुआ क्या, तो भाई ये ना अभी जहां पे कन्वर्ज होना था वहां पे नहीं होंगे और कहीं और हमें यहाँ पे कन्वर्ज होते नजर आएंगे, ठीक है। तो इसको हम डॉटेड लाइन बना देते हैं, इसको हम डॉटेड लाइन बना देते हैं। तो ये एक्चुअली ना ये जो भी है वो क्या करेगा, इसको डाइवर्ज करने की कोशिश करेगा। लेकिन मान लेते हैं इस केस को कि कहीं और बन रहे, मुझे नहीं पता इसकी इमेज कहाँ बनेगी, क्योंकि इसको हम डाइवर्ज करेगा तो कुछ यहाँ कहीं पे पीछे बननी चाहिए इसकी इमेज, है ना। 12 सेंटीमीटर से पीछे बननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पीछे बननी चाहिए। तो इसको मान लो कि थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक ब्लू कलर का है, मैं यहाँ पे डाइवर्ज होने के बाद मान लो यहाँ कहीं पे हमें इमेज मिलेगी, ठीक है। यहाँ से डाइवर्ज होने के बाद मान लो यहाँ कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे मुझे इमेज मिलेगी, जस्ट देखते हैं क्या आंसर क्या निकल के आएगा, ठीक है। अभी आपको बोला गया है कि ये जो आपका लेंस है वो यहाँ पे पॉइंट पी से 12 सेंटीमीटर पे रखा गया है, तो डेफिनेटली मैं इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही मान लूंगा, है ना। तो ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना। और यहाँ कहीं पे हमें इमेज डिस्टेंस मिलेगा, तो इमेज हमारी कहाँ फॉर्म हुई, पीछे पीछे फॉर्म हुई। तो ये होगी हमारी इमेज डिस्टेंस, ठीक है। चलिए अभी इसकी फोकस जो भी है वो तो ये साइड पे आती है और इंसिडेंट रे ये साइड में, तो भाई ये कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, है ना। फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को देखो, क्योंकि हम पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये डायरेक्शन में मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे भी यही डायरेक्शन में है, तो भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे वापस वही कहानी, तो u इज इक्वल्स टू +12 सेंटीमीटर, बट फोकल लेंथ जो भी होगी यहाँ पे वो माइनस आपको दी गई 16 सेंटीमीटर, तो -16 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका फोकस यहाँ कहीं पे आएगा और उसको मेजर करने के लिए हमें ऑप्टिकल सेंटर से ये डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कहानी सब सेट हो चुकी है। अभी रिलेशन अप्लाई करो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक। तो यहां से हमें v निकालना है, तो 1/v दैट इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। चलिए तो यहां पे 1/f की जगह पे हम -16 प्लेस करेंगे, u की जगह पे हम यहाँ पे 12 प्लेस करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के देखेंगे तो ये 16 और 12 मतलब कि 48 एलसीएम निकल के आएगा, और ये 4 - 3 होगा तो +1 1/48 निकल के आएगा, ठीक है। तो 1/v की वैल्यू 1/48, मतलब कि यहाँ पे इमेज डिस्टेंस हमें मिलेगा 48 सेंटीमीटर। बात सही है, ठीक है, पीछे जाएगी इमेज, क्लियर, ठीक है। तो इतने डिस्टेंस पे हमें यहाँ पे वो कन्वर्ज होते नजर आए, सॉरी यहाँ पे तो ऐसे ही बोलेंगे इंटरसेक्ट होते नजर आएंगे, क्योंकि वो डाइवर्ज होके यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेंगे, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9.9 एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ concave lens of focal length 21 centimeter. Describe the image produced by the lens. What happens if the object is moved further away from the lens? ठीक है, चलो यहाँ पे बोला गया है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की दी गई है, मतलब कि यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दी गई है ना। तो मैं यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन दी गई उसको लिखता हूं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर। दूसरी क्या चीज दी गई है, तो भाई इसको इसकी फोकल लेंथ, इसको कॉन्केव लेंस के सामने रखा गया है ना। प्लेस एट 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव लेंस, मतलब कि यहाँ पे उसको रखा है 14 सेंटीमीटर पे
लेंस से 14 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी है वो 14 सेंटीमीटर। अभी जाहिर सी बात है कि अगर मान लो कि ये हमारा लेंस है और इसके सामने मैं यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखता हूं, तो डेफिनेटली इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन में होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से नापा जाता है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब कि बात खत्म, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। सो u इज इक्वल्स टू यहाँ पे होगा -14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फ्रॉम द साइन कन्वेंशन हम इसको u -14 सेंटीमीटर लिखेंगे। फोकल लेंथ तो हमें पता है कि कॉन्केव लेंस का फोकस यहाँ पे होता है, तो फोकल लेंथ भी ऑप्टिकल सेंटर से ये डायरेक्शन में नापी जाती है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो फोकल लेंथ वैसे भी कॉन्केव लेंस के लिए, अगर नहीं समझ में आता साइन कन्वेंशन तो याद रख लो, कॉन्केव कॉन्वेक्स के लिए हम पॉजिटिव मानेंगे, कॉन्केव के लिए हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ दी गई है हमें -21 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो हमें इमेज डिस्टेंस पता करना है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, तो डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए, तो पहले इमेज डिस्टेंस यहाँ पे पता कर लेते हैं, और इमेज डिस्टेंस पता करने के लिए हम क्या करते हैं, तो वही लेंस का फॉर्मूला, सीधा रिलेशन अप्लाई करो, 1/f दैट इज इक्वल्स टू होगा 1/v माइनस 1/u। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1/v का वैल्यू क्या आएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ठीक है, चलो, ये 1/f की वैल्यू एंड 1/u की वैल्यू, f की वैल्यू प्लेस कर दो, u की वैल्यू, f की वैल्यू है -21 एंड u की वैल्यू है भैया -14। ठीक है, चलो, तो इसका एलसीएम वगैरह लेते हैं, एलसीएम निकल के आएगा 21 एंड 14, तो 42 कॉमन होगा, तो 42 एलसीएम निकल के आएगा 42, तो ये हो जाएगा -2 -3 डिवाइड बाई 42। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास आया -5/42, -5/42। ठीक है, तो 1/v की वैल्यू हमारे पास कुछ इतनी आई, मतलब कि v की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी -42/5, -42/5, मतलब कि इसको अप्रोक्सीमेटली लिखो तो ये -8.4 सेंटीमीटर हम लिख पाएंगे। ठीक है, तो -8.4 सेंटीमीटर, मतलब कि लेंस से माइनस, मतलब कि यही डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ही हमें यहाँ पे इमेज मिली। ठीक है, तो इमेज हमें टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट मिलेगी। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है, देखो यहीं से आंसर देते हैं कि नेगेटिव साइन, एक तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस, तो इमेज कैसी होगी वो हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, तो नेगेटिव इंडिकेट्स दैट इमेज इज वर्चुअल, दैट इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड। आप चाहो तो यहां पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी मैग्निफिकेशन कितनी हुई, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज कितनी हुई, वो आप पता कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ डिस्क्राइब करना, तो ये नेगेटिव साइन से सारी चीजें डिस्क्राइब हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने की, फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, डिमिनिस्ड। ठीक है, एंड कहां मिलेगी, एंड टूवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो टूवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट मिले, दिस इज द आंसर। अभी आपको क्या बोला गया दूसरे क्वेश्चन में, व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस से अवे लेके जाते हैं तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा। देखो सीधा हम इसका आंसर दे सकते हैं, तो हमने वहां पे देखा था, हमने अलग से दोनों देखे थे कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए 6 केस आए थे एंड कॉन्केव लेंस के लिए 2 केस हमने वहां पे देखे थे। अगर आपको वो याद है तो सीधा आप यहां पे आंसर दे सकते हो कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को अवे टू दी लेंस लेके जाते हैं तो यहां पे इमेज आपकी टूवर्ड्स दी ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के टूवर्ड्स दी ऑप्टिकल सेंटर, मतलब कि लेंस की ओर आपको बढ़ती नजर आती है, शिफ्ट होती नजर आती है। लेकिन जैसे जैसे सेंटर की ओर आगे बढ़ती है, ऑप्टिकल टूवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर आगे बढ़ती है, वैसे वैसे वो उसकी साइज जो भी है वो डिक्रीज होती जाती है ना, डिक्रीज होती जाती है। तो ये हमने वहां पे देखा था, तो सीधा पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हो कि अगर हम ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे अवे टू दी लेंस अगर लेके जाते हैं, मूव करते हैं, तो उसकी इमेज टूवर्ड्स दी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस मूव होगी, लेकिन उसके साथ साथ उसकी साइज डिक्रीज होती जाएगी।
ठीक है, क्लियर? तो ये आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9.10। देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टेक्ट विथ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इज दिस सिस्टम ए कन्वर्जिंग और ए डाइवर्जिंग लेंस? इग्नोर थिकनेस ऑफ द लेंसेज। मतलब कि यहां पे क्वेश्चन में हमें यह बोला गया है कि भाई एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इन दोनों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रख के एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन जो सिस्टम बनी है, कॉम्बिनेशन बना है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी वो आपको यहां पे पता करने को बोला गया है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी वो हमें पता करना है। देखो ये जो सिस्टम बनी है वो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी है ना। तो मुझे पता है कि अगर हम ऐसे दो या दो से ज्यादा लेंस को अगर हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रख के एक सिस्टम बनाते हैं, एक पूरे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है? तो उसकी टोटल फोकल लेंथ होती है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। याद आया? कुछ याद आया? सीधा फॉर्मूला है, पावर सीधे ऐड होता है, फोकल लेंथ रेसिप्रोकल ऐड होते हैं, है ना। तो ये सीधा पॉइंट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अभी f1 मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो प्लस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दी गई है, हमें पता है कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव मतलब कि -20 सेंटीमीटर। वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दो तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये 1/30 ये प्लस 1/-20 मतलब कि हम इसको लिखेंगे 1/30 -1/20। अच्छा, ये आंसर कितना आएगा? 20 - 30 डिवाइड बाई 3 to 60। तो ये होगा 20 - 30 तो ये हो जाएगा 10 और 10 और उसके साथ कैंसिल होगा तो भाई ये -2 - 3 और तो ये 2 - 3 10 तो 1/60 तो -1/60 हमारे पास आंसर निकल के आएगा। सो भाई हमारे पास 1/f की वैल्यू आएगी -1/60 मतलब कि f की वैल्यू आएगी हमारे पास -60 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आई। ठीक है, तो अब हमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि इज द सिस्टम इज कन्वर्जिंग और ए डाइवर्जिंग लेंस। भाई यहां पे फोकल लेंथ से ही हमें पता चल सकता है ये फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब होता है कि वो कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो आप खुद ही सोच लो कि आंसर क्या निकल के आएगा। आंसर निकल के आएगा इट विल एक्ट एज ए यस डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह ट्रीट होगा, कन्वर्जिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि नेगेटिव फोकल लेंथ आई। सो हम इसका सीधा आंसर लिखते हैं हियर फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन is negative, so system will act as a combination will act as a concave lens मतलब कि डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, क्लियर? तो बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।